हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपको एक संपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा, जिससे आपको कहीं भी इधर उधर वीडियो नहीं देखना पड़ेगा या इधर उधर का नोट्स नहीं देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं बख्तियार खिलजी की ओर, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया, जो भारत की संस्कृति और धरोहर रहा। सर्वप्रथम ये तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतने पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही। सोचकर थोड़ा देखिए दोस्तों कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी जिसमें इतने विद्यालय उपस्थित थे, जिसमें बख्तियार खिलजी ने आग लगाया, और वो आग किताबों के संसार में आग लगाया, किताब के लाइब्रेरी में आग लगाया, और उस लाइब्रेरी 3 महीने तक लगातार जलता रहा। तो आप सोच सकते हैं कि उसमें कितनी अधिक मात्रा में किताब थी और कितनी अच्छी अच्छी किताबें रही होगी। हमारे भारतीय संस्कृति के पूरे धरोहर थे, बौद्ध धर्म की पूरी संपत्ति थी, जानकारियाँ थी, जो हम भारत देश के निवासी उससे अछूते रह गए उस जानकारी से। उसने अनेक धर्माचार्य, ये जो बख्तियार खिलजी था, जिसके नाम से बख्तियार रेलवे स्टेशन भी पटना के नज़दीक में है। सोचिए, ये इतने क्रिमिनल टाइप का आदमी था जिसके नाम से बख्तियार स्टेशन बख्तियारपुर रखा गया है, जो कि सरासर यह देश में नाजायज़ है मेरे ख्याल से। उसने अनेक धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु मार डाले। नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले बहुत सारे धर्माचार्य, धर्म के आचार्य और बौद्ध भिक्षु को मार डाले। खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे जो वजह बताते हैं, उसके अनुसार एक समय बख्तियार खिलजी की बीमारी बता रहे हैं कि जब वो बहुत बीमार पड़ गए थे, ससुरा जब बहुत बीमार पड़ गया था, उसके हकीमों ने इसका काफ़ी उपचार किया, लेकिन सब ठो भुस्कलवा था, उसका इलाज नहीं कर पाया और कोई फ़ायदा नहीं उसको हुआ। तो बख्तियार खिलजी तिलमिला गया, अंदर से बीमार था ही। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य श्रीमान राहुल श्रीभद्र जी से उपचार कराने की सलाह दी गई उनको, और वो वहाँ साहब आए। उसने आचार्य राहुल को बुलावा दिया और इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वह किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद भी उसने कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा। सोच सकते हैं ये कितना क्रिमिनल माइंडेड आज व्यक्ति रहा होगा कि एक आचार्य है, मेडिकल ट्रीटमेंट करने वाले, किसी रोग का इलाज करने वाले, स्पेशलाइज है उस ज़माने का, उस ज़माने के एमडी हैं समझिए, एक डॉक्टर हैं जो किसी पेशेंट का इलाज करते हैं, और वह व्यक्ति को यह कहा जा रहा है डायरेक्ट वे में कि तुम्हारी हत्या कर देंगे यदि मैं सही नहीं हुआ तो। बख्तियार खिलजी 1199 में नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी थी। यह प्रश्न आता है कि किसने आग लगवाई, तो बख्तियार खिलजी ने, और कब, तो 1199 ईस्वी में। उसका पूरा नाम दोस्तों, इस ससुरे का पूरा नाम जो है आप देख सकते हैं, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। दोस्तों, हमारे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, साथी हैं, जिसके घर हम ईद के अवसर पर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल पर हम लोग मिलते हैं, एक साथ गले मिलते हैं। लेकिन ये ससुरा इतना कमीना था, हरामी किस्म का आदमी था, कि जिसने इसका इलाज किया उस आदमी तक को यह नहीं बख्शने के लिए शपथ खाया। सोचिए, ये कितनी सारी भारत की संस्कृति की क्षति पहुंचाया।
जिस भारत ने पूरे विश्व में विद्या का अलख जगाया, ज्ञान का अलख जगाया, उस भारत के उस ज्ञान के धरोहर को ही तहस नहस कर दिया। ये ससुरा को तो पिलवा फरना चाहिए था। बिहार का वह मुगल शासक था, ये शासक जो था बिहार का मुगल शासक था। 1199 ईस्वी में ये आग लगाया। कहा जाता है कि अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर राहुल भद्र पहुंचे, और चूंकि मुसलमान थे तो मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ जो होता है कुरान होता है दोस्तों। कहा कि कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। उसने पढ़ा और ठीक हो गया। दोस्तों ये बहुत बड़ा लॉजिकल तार्किक बात है कि जब आप किसी धर्म ग्रंथ के किसी खास पन्ने का अध्ययन करते हैं तो एक स्पेशलाइज हमारे दिमाग में मैसेज आता है कि ज़रूर इस पन्ने में कुछ खासियत है, इस पन्ने में कुछ ऐसा एनर्जेटिक मैटर है, एनर्जेटिक तथ्य लिखा हुआ है, धार्मिक बात लिखा हुआ है, जिससे हमारे शरीर का उपचार हो जाएगा, हमारा शरीर हीलिंग प्रोसेस के द्वारा गुजरेगा। और उसने ऐसा किया और वो ठीक भी हो गया। लेकिन इसके पीछे के तर्क जो था वह बहुत ही अचंभित करने वाला है, आश्चर्य करने वाला है। उसको खुशी नहीं हुई, किसको? वही ससुरे बख्तियार खिलजी को। क्यों? क्योंकि भाई उसको तो मारना था कि नहीं इलाज होगा तो इसको मार देंगे। भारत की जो आयुर्वेद व्यवस्था है वो गड़बड़ है, अच्छा नहीं है, यह शो करना था, साबित करना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके हकीमों से इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है, इस तरह का मतलब प्रश्न उसके अंदर में कौंधता रहता था। आखिर उसने क्या किया तो ये भी मैं बता दूं। उससे पहले एक और चीज बताऊं। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले इस इंसान ने 1199 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। यह ससुरा इतना कमीना निकला। वहाँ इतनी पुस्तकें थी कि आग लगी भी तो 3 माह तक पुस्तकें जलता रहा। सोचिए कितनी भयानक दृश्य होगा। उसने हजारों धर्म ग्रंथ और धर्माचार्य को जला डाला, बौद्ध भिक्षु को मार डाला। खिलजी के ठीक होने के जो वजह बताई जाती है वह यह कि वैद्यराज राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पृष्ठों के कोने पर, जहाँ पर हम लोग पन्ने को पलटने के लिए अक्सर थूक लगाकर किताब को पलटते हैं, ऐसे हिंदू धर्म में तो नहीं करता है लोग, किसी भी धर्म में नहीं करना चाहिए क्योंकि थूक को अच्छा नहीं माना जाता है। परंतु मैं कोई धर्म का विशेषज्ञ नहीं हूं जो मैं बता पाऊंगा कि अच्छी बात है या गलत बात है, लेकिन नहीं करना चाहिए। तो कुरान के कुछ पृष्ठों के कोने पर श्री भद्र साहब ने दवा का लेप लगा दिया जो अदृश्य लेप था, और ऐसा लेप लगा दिया जो बख्तियार खिलजी को पता भी ना चले। और बख्तियार खिलजी जब भी जी का हाथ से स्पर्श करके उस किताब के पन्ने को पलटता था तो मात्र वह 10 या 20 पेज इस तरह से चाट गया होगा, और वह दवा का लेप उसके जी पर पड़ा और वह ठीक हो गया। बड़ा ही आश्चर्यजनक ट्रीटमेंट हुआ। और इस एहसान का बदला उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला कर दिया, जो बहुत ही डेंजर और एहसान फरोश किस्म का काम हुआ। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में अब जानेंगे। ये तो जला दिया, जलाने के बाद की कहानी है कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। कहा जाता है कि नालंदा
नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था और काशी का प्रतिद्वंदी भी था। मतलब इस तरह का यूनिवर्सिटी पूरे भारत में कहीं नहीं था जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी और कुमारगुप्त शासक ने किया था। मध्य युग में क्लूनी और क्लेयर वॉक्स की जो महत्ता फ्रांस में थी, वही महत्ता भारत में नालंदा विश्वविद्यालय का था। दोस्तों, बिहार के नालंदा जिले में एक नालंदा विश्वविद्यालय था जहां देश विदेश के छात्र शिक्षा के लिए आते थे और आजकल इसके अवशेष दिखलाई देते हैं। प्रश्न आ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था, तो नाम में ही क्लियर है कि बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है और यह आजकल इस अवशेष के रूप में है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जो राष्ट्रपति हमारे थे, APJ अब्दुल कलाम, उनके सहयोग से नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से एक बार खड़ा हो रहा है अपने प्राचीन धरोहर को समेटते हुए। नई शिक्षा का उसमें जो है नई शिक्षा को शामिल करते हुए इसको फिर से पुनर्जीवित किया गया है। दोस्तों, पटना से लगभग 90 किलोमीटर डिस्टेंस पर यह स्थित है नालंदा यूनिवर्सिटी, जबकि बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दक्षिण में यह स्थित है। हम लोग बिहार शरीफ भी गए हैं और पटना भी गए हैं। विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के रूप में नालंदा का यह विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, जबकि आज वह एक खंडहर के रूप में स्थित है, जिसकी तस्वीर अगली वीडियो में हमने दे चुका है। दोस्तों, यहाँ लगभग 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे। थोड़ा सोच कर देखिए कि 10,000 स्टूडेंट की कैपेसिटी वाला वह विश्वविद्यालय कितना बड़ा रहा होगा। इतना ही नहीं कि उस विश्वविद्यालय के प्रांगण में करीब 8 कॉलेज थे। सोचिए, 1 कॉलेज 2 कॉलेज का कितना बड़ा कैंपस होता होगा, जबकि इसके अंदर में 8 कॉलेज उपस्थित था और पढ़ाने के लिए 2000 शिक्षक की व्यवस्था थी, जो भारत के पड़ोसी देशों से भी, कोरिया से, जापान से, चाइना से, मंगोलिया से भी टीचर लोग यहाँ आते थे, पढ़ते थे स्टूडेंट के रूप में और फिर टीचर बन करके इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का भी काम करते थे। जैसे कि ह्वेनसांग चीन से आए थे और इत्सिंग, इनका नाम अमर हो गया। प्रसिद्ध चीनी यात्री का नाम आता है ह्वेनसांग साहब का, जो 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष एक विद्यार्थी के रूप में बिताया और फिर एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था, जिसने शास्त्रार्थ भी किया था और शास्त्रार्थ में दूसरे प्रोफेसर को पराजित भी किया था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म भी यहीं पर हुआ था, नालंदा यूनिवर्सिटी के आसपास। गुप्त वंशी शासक कुमारगुप्त 414 से 455 ईस्वी ने इस बौद्ध संघ को पहला दान दिया था, ये यूनिवर्सिटी बना करके, विश्वविद्यालय बना करके, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म चरम सीमा पर था और बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार हो रही थी और बौद्ध धर्म का एजुकेशन अपने आप में एक चरम शिक्षा माना जाता रहा। ह्वेनसांग के अनुसार 470 ईस्वी में गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त वलादित्य ने नालंदा में एक सुंदर मंदिर निर्मित करवाकर इसमें 80 फुट ऊंची तांबे की बुद्ध प्रतिमा का स्थापित करवाया था। 80 फुट ऊंची। और कहा जाता है कि उत्तरकालीन गुप्त सम्राटों में से किसी एक शासक ने 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। दोस्तों, ये तो स्थापना की बात है कि 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। भारत तथा समुद्र पार के भारतीय उपनिवेशों के धनी व्यक्तियों ने इसके लिए धन की व्यवस्था की। विश्वविद्यालय के लिए, इतना बड़ा विश्वविद्यालय के लिए धन की आवश्यकता है ना, तो कहाँ से हुई?
तो भारत तथा समुद्र पार के भारतीय उपनिवेशों के धनी व्यक्तियों ने इसके लिए धन की व्यवस्था की। कालांतर में यह वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान मंदिर बन गया, जिसको इस कमीने ने, इस चुट्टे ने, बख्तियार खिलजी ने तहस नहस कर दिया। आज हमारा भारत कुछ और होता अपने प्राचीन धरोहर के साथ। भाग्यवश ह्वेनसांग तथा इत सिंह के विवरणों से और उनके अभिलेखों और पुराविद्या से इस बौद्ध विश्वविद्यालय के विषय में बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है। नालंदा विश्वविद्यालय के भव्य भवन थे, मैंने जिक्र किया था। ऐसा भव्य भवन जिसमें कम से कम 8 कॉलेज थे, जिन्हें 8 विद्या अनुरागियों ने बनवाया था। बहुत ही विचारणीय बात है कि विद्या पसंद लोग उस जमाने में भी थे और 8 कॉलेज का निर्माण करा दिया। सोचिए कितना धन लगा होगा, कितनी उस समय में संपत्ति लगी होगी उस विश्वविद्यालय को बनाने में, कॉलेज को बनाने में। और लोगों ने विद्या के लिए, प्राचीन भारत के लोगों ने ऐसा किया था। आने वाले नए पीढ़ियों के लिए ही ऐसा उन्होंने किया था। इन 8 विद्या अनुरागियों में एक श्री विजय जी आते हैं, या सुमात्रा का राजा बालपुत्र देव प्रमुख थे उसमें। इन कॉलेजों को पंक्तियों में बनवाया गया था, जिसे देखने में बहुत ही सुंदर लगे। वो कहा जाता है कि यशो बर्मन के नालंदा अभिलेख में इन भवनों की शोभा की प्रशंसा की गई है। मैंने इतनी सुंदर वो देखने में दुल्हन की तरह लगता था। ह्वेनसांग कहते हैं कि सारा विश्वविद्यालय क्षेत्र ईंटों का एक दीवार के अंदर था, यानी किला के अंदर था। एक द्वार महाविद्यालय में खुलता था, जो मध्य के 8 भवनों से अलग खड़ा है। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों केवल भव्य भवन ही नहीं थे, बल्कि विद्यार्थियों और शिक्षकों का एक रिसर्च सेंटर भी था, अध्ययन का केंद्र भी था, जहां सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी। उसमें 3 बड़े पुस्तकालय थे, जिसका नाम जो है दोस्तों रत्न सागर। जिस तरह किताब आता है जीके जीएस का, इसी के नाम पर रखा गया है, यानी ऐसा सागर जिसमें रत्न ही भरा हो। रत्नोदधि और रत्न रंजक नामक पुस्तकालय था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में 3 बड़े पुस्तकालय थे। भी एक क्वेश्चन हुआ ये अपने आप में। और कितने विद्यार्थी स्टडी करते थे, हमने इसका जिक्र भी किया है कि इसमें 10,000 विद्यार्थी जो है स्टडी, उससे भी ज़्यादा विद्यार्थी अध्ययन करते थे। और जो अध्यापक थे उनकी संख्या 2000 से भी अधिक होगी, लगभग 2000 माना जाता है। वो ह्वेनसांग के ही डिटेल से मिला है, अभिलेख से मिला है। वे कोरिया, मंगोलिया, जापान, चीन, तिब्बत, लंका, तुखार, बृहत्तर भारत और स्वयं भारत के विभिन्न भागों से यहाँ आते थे। वे कोरिया, मंगोलिया, जापान, चीन, तिब्बत, लंका मतलब श्रीलंका, तुखार, बृहत्तर भारत और स्वयं भारत के विभिन्न भागों से यहाँ आते थे। वास्तव में वे बौद्ध संसार के सभी भागों से आते थे, यानी कि बौद्ध धर्म के मानने वाले, बौद्ध धर्म के अनुरागी विद्वान पुरुष थे, विद्वत पुरुष थे, जो विश्व के कोने कोने से आया करते थे। कोरिया के कई विद्वानों के नाम हमें पता है, जैसे हुई नेह और आर्य वर्मा। यह भी किसी के शिलालेख से ही क्लियर होता है, अभिलेख से ही क्लियर होता है। दोस्तों, हुई नेह की उपस्थिति की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि इत सिंह ने एक हस्तलिपि पर यह वाक्य पाया, नीम यानी दातुन वृक्ष के नीचे बैठकर हुई
नेह ने यह विवरण लिखा। हुई नेह ने विवरण लिखा मतलब वो था उस समय में, उपस्थिति का पुष्टि हुआ। नालंदा में केवल बाहर से ही लोग नहीं आते, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए नालंदा के विद्वान विश्व के विभिन्न भागों से भी जाया करते थे वहां पर। नालंदा के विद्वान शिक्षकों में संत रक्षित, पद्म संभव, कमलशील, अस्थिर मति, बुद्ध कीर्ति तिब्बत गए थे। नालंदा के विद्वान ये लोग। चीन में प्रचार करने वाला का नाम कुमार जीव, परमार्थ, सुभाकर सिंह और धर्मदेव थे। नालंदा विश्वविद्यालय मुख्यतः बौद्ध विहार था, जिसकी स्थापना बुद्ध की शिक्षा को फैलाने के लिए किया गया था। दोस्तों, इस रूप में उसने सहस्रों बौद्ध भिक्षुओं को रात दिन बौद्ध धर्म का अध्ययन कराने के लिए सुविधाएं प्रदान की। उन व्यक्तियों के लिए नालंदा भगवान का मंदिर था, क्योंकि बुद्ध भगवान का दर्जा प्राप्त कर चुके थे और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का विस्तृत अध्ययन किया जाता रहा था। किंतु नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध ज्ञान के विहार से भी बढ़ गया। समय के साथ साथ बौद्ध धर्म के अतिरिक्त अन्य विषय भी पढ़ाए जाने लगे। यह तो भारत का चमत्कारिक प्रदर्शन रहा था उस समय। और विषय के रूप में आप देख सकते हैं कि वेद का अध्ययन होता था, तर्क विद्या का अध्ययन होता था, व्याकरण का अध्ययन कराया जाता था, चिकित्सा मेडिकल क्षेत्र का अध्ययन होता था, चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन होता था, सांख्य, योग, न्याय और बौद्ध धर्म के विभिन्न शाखाओं की पुस्तकें वहाँ उपलब्ध थी। इन सब की जानकारी दी जाती थी और उस पर शोध होते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ अत्यधिक प्रसिद्ध आचार्यों के नाम नागार्जुन साहब है, आर्यदेव है, अंग है, शिलभद्र है, वसुबंधु है, दिंगनाग है, धर्मपाल है, चंद्रपाल है, प्रभामित्र है और जिन मित्र ज्ञानचंद्र जैसे महान हस्ती रहे हैं। इसके अतिरिक्त कई सहस्त्र अन्य बंधु भी योग्यता और विद्वता के आगे संपन्न थे और उनमें से सैकड़ों का अत्यधिक सम्मान किया जाता था और वे बहुत प्रसिद्ध थे। सचमुच भारत विश्व गुरु का निनाद कर रहा था। नालंदा में जीवन अति व्यस्त था। अध्ययन और वाद विवाद में दिन बीत जा रहे थे। रात दिन कैसे गुजर जाते थे पता नहीं चलता था। अपने अपने कर्तव्यों के बारे में सचेत रहते थे। उस समय के प्राचार्य और स्टूडेंट बड़े छोटे सभी एक दूसरे का पूर्ण ज्ञान प्राप्ति में सहायता करते थे और दिन रात अपने रिसर्च में, शोध में पड़े हुए रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय सचमुच एक आदर्श विश्वविद्यालय था दोस्तों, जहां ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी। सभी ओर से सभी संप्रदायों तथा सभी धर्मों के ज्ञान का स्वागत किया जाता था इस विश्वविद्यालय में। यह यथार्थ में विश्वविद्यालय था। यह कोई सांप्रदायिक या वर्गीय प्रमुख पाठशाला नहीं था। नालंदा विश्वविद्यालय में होने वाली गोष्ठियों तथा वाद विवाद नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य और शिक्षार्थी दर्शन की विभिन्न शाखाओं के पक्षपाती तथा अनुयायी थे। वाद विवादों तथा गोष्ठियों में उनकी भेंट होती ही रहती थी। वेनसांग ने इस तरह के वर्णन अपने पुस्तकों में किया है। एक बार जब शिलभद्र ने उसे योग शास्त्र के कुछ भागों की व्याख्या करने के लिए भेजा तो एक अन्य विद्वान सिंह रश्मि एकदम विपरीत सिद्धांतों पर भाषण दे रहे थे। वेनसांग ने प्रश्नों से उसका मुंह बंद कर दिया। सोचिए, ये चीन से आने वाले वेनसांग ने कितनी अच्छी एजुकेशन प्राप्त की और कितना लॉजिकल जवाब देता था कि दूसरे विद्वान का, सिंह रश्मि जैसे विद्वान का मुंह बंद कर देता था। वह अपमानित होकर विश्वविद्यालय छोड़कर गया के बोधि विहार में जाने को बाध्य हो गया। शिलभद्र पूर्वी भारत के
चंद्र सिंह को ह्वेनसांग से वाद विवाद करने के लिए नालंदा में लाया, शिलभद्र ने पूर्वी भारत के चंद्र सिंह को, किंतु वह भी परास्त हो गया। एक लोकायत दार्शनिक ने 40 सिद्धांत लिखकर नालंदा बिहार के द्वार पर लटका दिया। उसने यह सूचना भी लगा दी, यदि अंदर से कोई व्यक्ति इन सिद्धांत को गलत सिद्ध कर दे तो उसकी विजय के प्रमाण स्वरूप मैं उसे अपना सिर दूंगा। सोचिए दोस्तों, कितना कठिन और कितना दुष्कर महाभारत के समय का इस तरह का, ये महाभारत जैसे समय का लिए ऐसा शपथ समझिए, ऐसा प्रण समझिए, ऐसा व्रत कर लेता था। इतने बड़े विद्वान थे कि कोई व्यक्ति इसको गलत कर दे तो सिर दे देगा उसको। ह्वेनसांग इस चुनौती को दोस्तों स्वीकार किया और इस दार्शनिक को, लोकायत दार्शनिक को 40 सिद्धांत पर परास्त कर दिया। किंतु ह्वेनसांग ने उसका जीवन नहीं लिया और उसे शिष्य बना लिया। सोचिए, नालंदा यूनिवर्सिटी कितने बड़े बड़े विद्वानों को पैदा किया, विद्वानों को बनाया। नालंदा विश्वविद्यालय एक स्नातकोत्तर संस्था के रूप में, नालंदा विश्वविद्यालय कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं था, यानी जहां एमए से ऊपर की पढ़ाई होती थी। यह स्नातकोत्तर संस्था थी और इसमें प्रवेश प्राप्त करना अत्यंत कठिन भी था। कठिन इसलिए था कि प्रवेश से पहले एक परीक्षा ली जाती थी, एंट्रेंस परीक्षा। उसमें केवल 20% शिक्षार्थी ही उत्तीर्ण होते थे और शेष 80% फेल हो जाते थे। केवल योग्यतम व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाती थी। ह्वेनसांग बताते हैं कि अपने ज्ञान को पूर्ण करने के लिए लोग इस विश्वविद्यालय में आते थे। ह्वेनसांग लिखा है, विभिन्न नगरों से विवाद में शीघ्र ख्याति प्राप्त करने के इच्छुक पुरुष अधिक संख्या में यहाँ आते थे कि अपनी विद्वता का प्रदर्शन करेंगे और बहुत जल्द ही फेमस हो जाएं, प्रसिद्ध हो जाएं। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों इत्सिंग की यात्रा के पश्चात भी 5 सदियों तक उन्नति करता रहा। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन का इतिहास एक प्रकार से भारत में बौद्ध धर्म के पतन का इतिहास रहा है। यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ साथ बौद्ध धर्म के बहुत सारे अभिलेख, बहुत सारे पुस्तक, बहुत सारे धर्म ग्रंथ जला दिए गए बख्तियार खिलजी ससुरे के द्वारा। इस प्रकार से दोस्तों हमने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल की, जो अपने आप में गागर में सागर की तरह है। इसी के साथ मैं आपसे विदा होना चाहता हूं। थैंक यू दोस्तों।